जुडिशियरी देखा था। जी क्या कह रहे हैं? जुडिशियरी के बारे में। बिल्कुल, पहली चीजें हमने जो करी थी, अरे यार इसका चार्ज खत्म हो गया। हाँ, तो एक एक करके फटाफट रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने कहा था कि भैया हम शुरुआत करी थी कि सर इंडियन विंग्स की इंडियन जुडिशियरी चलता है भैया, हम ले लेगा आपको 3 बजे। हाँ, तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि भैया डेमोक्रेसी की हम 3 विंग्स होती हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर हमने नॉर्मल बात करी थी कि पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट। एग्जीक्यूटिव के अंदर मेन हमने बात करी थी कि इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है और गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो ये सारे काम को चलाती है। ठीक है, इसके सारे कामों को चलाती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वालों की हेल्प करने के लिए है आरओसी, आरडी। आरओसी जो होता है बेसिकली हर स्टेट में एक होता है, ऑलमोस्ट कुछ स्टेट ऐसे जहां 2 होता है, कुछ स्टेट ऐसे जहां नहीं भी होता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर स्टेट का एक आरओसी होता है। ठीक है, आरडी की बात करें तो हर रीजन का एक आरडी होता है। बेसिकली 7 आरडीज है इंडिया के अंदर सिचुएटेड और वो अपने अपने रीजन का काम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था जुडिशरी के नाम पे हमारे यहाँ पर होता है एक तो एनसीएलटी, एक होता है स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स कुछ नहीं होता है, एग्जिस्टिंग कोर्ट्स ही होते हैं। और एक ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में? ट्रिब्यूनल में एक बंदा टेक्निकल बैकग्राउंड का होता है और एक बंदा जुडिशियल बैकग्राउंड का होता है। जुडिशियल बैकग्राउंड वालों को कॉन्स्टिट्यूशन का सारा बात मालूम होता है, जबकि टेक्निकल बैकग्राउंड वाला होता है सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट, जो कंपनी लॉ को बहुत अच्छे से समझता है। दोनों का मिलके जजमेंट होता है तो वो एक बेहतरीन जजमेंट निकल करके आता है। तो इसीलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट इसमें लेकर के आया गया। ठीक है सर, ये भी हमने बात करी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था आपके साथ कि पार्टनरशिप फर्म और बेसिकली हमने कंपनीज की बात करी थी। तो हमने एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को करा था। हमने कहा था कि भैया पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी की बात करेंगे तो हमें इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म को लॉ एक सेपरेट पर्सन नहीं मान के चलता, नॉट ए सेपरेट पर्सन। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉ कंप्लायंसेस कम करता है, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो लॉ बोलते हैं कि भैया पार्टनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। कंपनी को लॉ एक सेपरेट पर्सन मान करके चलता है और इसकी कंप्लायंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद हमने जहां पर नेक्स्ट चीज की थी कि अगर ऑल पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो क्या ये फर्म कंटिन्यू कर सकेगा? द आंसर इज ये, अगर ऑल पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस हम बोलते हैं, उस प्रोसेस का हमको हमारा नाम होता है, कीवर्ड होता है रादर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये हमारा एक कीवर्ड था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया जब भी आपका जो कोई भी मेंबर है कंपनी का, वेन एवर अ मेंबर ऑफ द कंपनी डाइज और बिकम्स इनकैपेसिटी और becomes insolvent, in that case his shares are transferred to another person and this process is known as transmission of shares. So इस ट्रांसमिशन से ये इंश्योर होता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस रहता रहे। Thus it may be said that members may come and members may go but company will go on forever. ये तो बोलने मना किया था आपने, लिखने मना किया था, मैं रिवीजन में बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप फर्म का कोई कॉमन सील होता ही नहीं है, कोई ऑटोग्राफ इसका होता ही नहीं। भैया जब तुम आदमी नहीं है पर्सनली तो तुम ऑटोग्राफ कहां से मार देगा भैया? और कंपनी का एक कॉमन सील होता है, पहले के जमाने में मैंडेटरी हुआ करता था, आजकल ये ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकता है। इसका लॉजिक में मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग रबर स्टैंप को कॉमन सील बोल रहा था, जबकि रबर स्टैम्प कॉमन सील नहीं होता। कॉमन सील एक यूनिक आइडेंटिटी का होता है, वो मोल्ड का डिजाइन का बनता है जिसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, हर कोई इसको नहीं जनरली बना सकता। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि भैया तुम लोग बेइज्जती कर रहे लॉ का, इसकी इच्छा तो तुम लोग को बोल देगा कि कॉमन सील ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये तीसरी डिफरेंस थी। और इसमें हमने जो है पॉइंट्स क्या क्या पढ़ा था, इसमें एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि जो है इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसके अंदर ऑडिट मैंडेटरी होता
है। कंपनीज के अंदर सारा चीज ऑडिट मैंडेटरी होता है, इवन अगर 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन नहीं है तब भी ऑडिट मैंडेटरी होता है। सर इसके अंदर कोई नेम अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमको, लेकिन यहाँ पर हमको नेम अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के वेबसाइट में जाकर के नेम पहले अप्रूवल लेते हो कि भैया इस नाम का कोई दूसरा कंपनी तो नहीं है, तो उसको आपको वो परमिशन देता है। दिल्ली में इनका एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो सिर्फ नामकरण के लिए है। पूरे इंडिया में वो नाम चेक करके बताते हैं कि भैया ये कंपनी का दूसरा नाम है कि नहीं। और इसके बाद हमने किया था कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज के केस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, पब्लिक कंपनी के केस में उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, रादर मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स बन सकते हैं वो थोड़ा कम होता है, और नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इसमें ज्यादा होता है। कंपनी के अंदर मेंबर्स लोग थोड़ा ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने अभी करी थी आपके साथ। इसको हम लिख लेते हैं। इसमें एग्जाम में जनरली एक सवाल बन के आता है कि भैया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, की कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां क्या क्या होती है। ठीक है, तो इस सवाल की अब आज हम नोटिंग करेंगे। मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा बढ़िया से एकदम। जो है हम कहते हैं कि भैया कंपनी की खूबियां क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो हम कहते हैं कि भैया कंपनी की फीचर है कि वो एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक के निमोनिक से हम इसको याद करेंगे। मैं याद भी करवा दूंगा और पहले लिखवा देता हूँ, फिर याद करने की बात करेंगे। तो अभी अपना अपना कॉपी निकालेंगे और क्लास नोट्स के अंदर आप शुरू करेंगे कंपनी लॉ का क्लास नोट्स लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स। और मैं जब नोटिंग करवाता हूं तो मैं खुद गायब हो जाता हूं वीडियो से, ताकि आपको फुल स्क्रीन मिल सके, आपको एक डिस्प्ले प्रॉपर साइज का मिल सके। तो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ और अब आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे देता हूं ताकि आप आराम से कॉपी कर सके। ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी। ठीक है, ये हमने करना है। तो सबसे पहले हमने इसको बात किया, हमने कहा कि इसका निमोनिक बन जाएगा सर प्लास्टिक। इसका निमोनिक बनेगा प्लास्टिक। पी से क्या आएगा, पी से आएगा परपेचुअल सक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया है, तो इसमें लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। इसके ऊपर भी 2 नंबर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो परपेचुअल सक्सेशन की नोट्स में आपको अब लिखवा देता हूं कि परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है। इन केस ऑफ अ कंपनी, if the member dies or becomes insolvent, it, sir can you show the question please? Yeah. In case of a company, if the member dies or becomes insolvent, it does not affect the existence of a company. This is because in case of death of member, in case of death of member, shares held by him, shares held by him shall vest in his legal representative.
ठीक है। Similarly, in case of insolvency, of member, shares held by him will vest with official assignee oblique receiver। ठीक है, देखो मैंने ना क्या किया, मैंने यहां पर ना ट्रांसफर शब्द यूज नहीं किया, मैंने वेस्ट शब्द यूज कर दिया, क्योंकि ट्रांसफर तो बोलते ही नहीं है इस चीज को। हम बोलते हुए चलो समझ गया कि मैं समझाने के लिए अगर कई बार शब्द आपको ट्रांसफर भी यूज कर देता हूं तो कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त मैंने ना वेस्ट कर दिया, मैंने ट्रांसफर शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस, वेरी गुड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इसलिए मैंने लिखते वक्त कहीं भी ना ट्रांसमिशन शब्द का यूज ही नहीं किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। Transmission of shares। Transmission of shares ensures that company has new members and death, insolvency, insanity, etc. does not affect the continuity of company। तो परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर आपका एक शॉर्ट नोट अगर आ गया तो आपने यही लिखना है। ओके सर। उसके बाद P से हो गया परपेचुअल सक्सेशन, L से हो गया भैया हर कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर हम इसको एक बार लिख देते हैं कि रेफर नोट्स ऑन पेज, आप डैश तक, तो मतलब सर हमारा जो अगला टॉपिक है सर, वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब होता है कि ये शेयर उनके पास चला जाएगा। तो रादर देन हम टर्म यूज करें ट्रांसफर, हमने वेस्ट यूज कर दिया, सो दैट हमको ट्रांसफर कहीं भी यूज नहीं करना, क्योंकि इस प्रोसेस में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में अंतर होता है सर। तो हम कहीं भी ट्रांसफर शब्द को अवॉइड करने के लिए हमने उसका एक सिनोनिम टाइप का शब्द यूज कर दिया वेस्ट, क्योंकि लॉ के अंदर ट्रांसफर को बाकायदा डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, और ट्रांसफर शब्द को हम यूज नहीं करते, क्योंकि जैसे हमने ट्रांसफर शब्द को यूज कर दिया इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने बेस्ट है ऑल्टरनेटिवली सिनोनिमसली एक बेस्ट शब्द का यूज कर दिया। सर ये वाला पॉइंट एक बार देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी रेफर नोट्स ऑन पेज, आप इसको एक बार छोड़ देंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो लायबिलिटी के ऊपर ही है, तो पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है, उसकी नोटिंग में आपको अलग से कराऊंगा, तो वो नोटिंग आप जहां भी करेंगे वहां आप पेज नंबर डाल दीजिएगा। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर पूरा अलग से हम लोग नोटिंग करेंगे,
तो ये पेज नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो एक बार मैं इसको इतना ही लिखा करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो सर पी हो गया, एल हो गया, प्लास्टिक का पी हो गया, एल हो गया। सर ए बोलूंगी, ए फॉर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बस इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखना है। कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, it cannot die, fall ill, etc. Thus, the status of the company is of an artificial person. एक लाइन और लिखना इसमें, कंपनी इज नॉट fictitious person, it exists only in eyes of law. It exists only in the eyes of law. यहां तक अगर लिखना हो गया तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे। यस सर। हाँ सर हो गया। अच्छा उल्टा करते हैं, सवाल को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। जिसका रह गया यहां तक लिखना वो चैट में बताएंगे या माइक में बताएंगे, सो दैट वी वेट। थोड़ा सा 1 मिनट आराम से लिख लो, चलो एक आराम से लिख लो, आराम से लिख लो। विल वेट फॉर 1 more minute, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट वेट कर देते हैं। हो गया लिखना? हाँ भैया। चलो अब एक एक चीज समझ भी लो। चलो आर्टिफिशियल पर्सन में मैंने लिखा है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये तो हमने डिस्कस भी कर लिया था कि ये डाई नहीं कर सकता, फॉल, इसको कोविड वोविड नहीं हो सकता। द स्टेटस ऑफ अ कंपनी इज दैट ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल दो होते हैं। सर ये तीसरा शब्द कहां से आ गया, फिक्टिशियस पर्सन? सर फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? काल्पनिक। वो कहते हैं ना पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक लोगों को, जैसे शर्लॉक होम्स फिक्टिशियस पर्सन है, आयरन मैन एक फिक्टिशियस पर्सन है, दुनिया में है नहीं भैया, काल्पनिक है, सोच में है। ओ ऐसे लोग को हम कहते हैं फिक्टिशियस पर्सन। काल्पनिक घटनाएं कैरेक्टर्स हैं। क्या कंपनी क्या सोच में होते हैं, काल्पनिक होती है? नहीं नहीं सर,
कंपनी लॉज के नजर में बिल्कुल एक आदमी होता है, बिल्कुल एक पर्सन होता है. इट इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ इसको एक अलग पर्सन के नजर से देखता है. ठीक है, ठीक है सर. अब आप चलो एस के ऊपर. एस, separate legal entity, वेरी वेरी गुड. ये एक सेपरेट, सेपरेट, इसको अलग दर्जा मिलता है. सर देखो ना, तीन चीजों में अलग दर्जा मिलता है. एक लॉ के नजर में अलग दर्जा मिलता है, ये एक लीगल एंटिटी सेपरेट होता है. दूसरा, इसका सेपरेट मैनेजमेंट भी होता है. मेंबरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. और दूसरा, इसका जो भी संपत्ति होता है ये भी अलग होता है. प्रॉपर्टी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, सब इसका अलग होता है फ्रॉम दी मेंबर्स. बस इन्हीं तीनों बातों को हमको एक जैसी बातें इनको हमको लिखना है. ठीक है, हालांकि ये 3 पॉइंट बनेंगे सर, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे. ये 1, ये 2, ये 3. सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, सेपरेट मैनेजमेंट भी है, सेपरेट प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है. ठीक है, तो हम यहां पर लिख लें क्या पहले, सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी is legal person which is distinct from its members अलग, कंपनी अलग. यही तो मैंने लॉजिक बताया था भैया. रतन टाटा ने आज अपस्टॉक में इन्वेस्ट किया, मैंने यस बैंक में पैसा लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि कल को अगर यस बैंक को घपला भी करता है तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा उसके अंदर. ठीक है, तो इसीलिए मेंबर अलग और कंपनी अलग. दूसरा इसी के अंदर आता है सेपरेट मैनेजमेंट. A member does not participate in day-to-day affairs of company. The management in company lies with the board of directors or board or directors. ओ, तीनों नाम यूज कर सकते हैं. Directors can be appointed / removed by members. Thus, ultimate control of company lies with the members. तीसरी, भैया जायदाद कंपनी की अलग होती है. कंपनी owns and enjoys property in its own name. Members are not the owners / the co-owners
of company's property. हो गया ये लिखना? वेरी गुड। चलो, मैं सभी ने कहा हो गया। चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी तो हमने बता दिया कि भैया ये एक अलग लीगल पर्सन होता है, अलग मेंबर से अलग, ठीक है। मेंबर मैनेजमेंट में हमने बताया कि मेंबर डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता कंपनी के। भैया मैं रिलायंस का मालिक हूं, मैंने रिलायंस का शेयर ले रखा है, ठीक है, तो क्या अब मैं उनके डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करूंगा? सर मुझे तो पता ही नहीं है कि उनके डे टू अफेयर्स में होता क्या क्या चीज है, ठीक है। तो यही नहीं पता तो भैया पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात है। ओ, हम एकदम अलग हो जाते हैं फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड और डायरेक्टर्स वो लोग का काम होता है मैनेजमेंट करना। हाँ, हालांकि डायरेक्टर्स को जो भी अपॉइंटमेंट और रिमूवल किया जाता है ये मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। देयरफॉर अल्टीमेटली मेंबर्स के हाथ में ही कंट्रोल रहता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं रिलायंस का मान लो 50 शेयर होल्ड करता हूँ, मान लो 50 शेयर में रिलायंस के होल्ड करता हूँ। अब मैं क्या जाकर के रिलायंस के रजिस्टर्ड ऑफिस में घुस जाऊं, मुंबई में जाकर कहूँ अंबानी चाचा आज चलो मेरे को एक क्लास कराना है, आपके ऑफिस में जाकर, रिलायंस के ऑफिस में जाकर के मैं क्लास कराऊंगा क्योंकि मैं तो मालिक हूँ कंपनी का। बताओ हमको घुसने देगा कि गेट से सिक्योरिटी धक्का मार के निकाल देगा? बताएं। वेरी गुड, कहने से धक्का मार के आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल। तो भैया ये मत बोलना कि तुमने कंपनी रिलायंस का शेयर लेकर रखा है तो चलो चल गए उधर के दफ्तर में चल के आप उसको पर्सनली यूज करेंगे। ना 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 ना, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखती है भैया। मेंबर का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो ओनर होता है ना वो को ओनर होता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सेपरेट चीज, सेपरेटेबिलिटी की पॉइंट्स हमसे 3 मिल गई। एक हो गया अलग से एंटिटी होता है, लीगल पर्सन अलग से लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट इसका कंप्लीटली अलग होता है फ्रॉम द मेंबर्स, और प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली अपने नाम पे होल्ड करके रखती है, दूसरा का कोई इंटरेस्ट इस पे होल्ड रहता ही नहीं है। तो ये हो गया प्लास्टिक का। पी से हमने बात करी परपेचुअल सक्सेशन, एस से बात करी लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से बात करी आर्टिफिशियल पर्सन, एस से बात करी भैया सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस से। सर टी से बताओ। Transferability of shares. वेरी गुड, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। भैया कंपनी के अंदर की खासियत ये होती है कि आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। यहां तक लिखना हो जाएगा तो सभी बताएंगे चैट पे। यस सर। वेरी गुड। हो गया सर। हो गया सर। सर ये लास्ट पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ मैं सब समझाऊंगा अभी। चलो किसी का रह गया है लिखना? हाँ सर, एक मिनट। लास्ट हाँ सर। अच्छा सर जी। सर इस पॉइंट में ये भी मेंशन कर सकता है क्या कि इट कैन बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड CS कैन ऑथराइज इट, वो वाला पॉइंट भी ऐड कर सकता है क्या? हाँ इसमें किया जा सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है कंपनीज एक्ट में कुछ कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग साइनिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, ये आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। वैसे एक सेक्शन बना हुआ है जनरल, जो आपने बोला है वो जनरली अगर कहीं किसी सेक्शन में कुछ और नहीं लिखा हुआ तब ये साइनिंग अथॉरिटी होती है। बट कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक साइनिंग अथॉरिटी भी है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लोग साइन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट ये लोग साइन करेंगे, तो तब आपको ये वाला जनरल चीज नहीं लगेगा। इसीलिए बेटर ये कि आप इतना लिखो, वो लिखने से वो एक जेनरिक पॉइंट है। इट इज यूजुअली साइंड बाय 2 ओके डायरेक्टर्स होता है सर। वैसे। ठीक है ओके सर। चलो चलो Okay, अभी मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। किसी का रह तो नहीं गया अभी भी लिखना? नहीं। नहीं सर। चलो अब मैंने लास्ट में टी से बताया भैया ट्रांसफरेबिलिटी, कंपनी का जो शेयर्स होता है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में कोई बिना किसी रेस्ट्रिक्शन रोक टोक के आप ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में कई बार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। सर क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? दोस्तों हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 क्लास खाली प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन को पढ़ने लग जाएगा। इतना इनडेप्थ एनालिसिस है उसके अंदर, एक एक चीज मैं वहां बताऊंगा कि सर क्यों की जाती है, क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग सुना होगा स्टार्टअप्स लोग जितना भी बनता है सब प्राइवेट कंपनी बना करके बनाते हैं। शुरू में जब भी इनकॉर्पोरेट करता है कोई भी स्टार्टअप वो एक प्राइवेट कंपनी से करता है। उसके पीछे का कई कारण है और कई सारे पॉइंट्स है जो हम प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे। इसका लॉजिक कि क्यों रिस्ट्रिक्शन किया जाता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के अंदर और क्या क्या किया जाता है, वो सब हम आने वाले सेशंस में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर करेंगे। ठीक है सर, तो हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस करके भैया शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है थोड़ी, पब्लिक में फ्रीली कर सकते हो, पब्लिक के अंदर फ्रीली कर सकते हो। ठीक है सर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, कंपनी को हमेशा कानूनी तरीके से बनाया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 का सारा बातचीत मानने के बाद ही बनाया जाता है। और सर कॉमन सील तो आपको पता ही है कि हर कंपनी कंपनी के पास कॉमन सील हो सकता है और कॉमन सील उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। एक सिग्नेचर जैसे एक आदमी का सिग्नेचर होता है वैसे वो कंपनी का सिग्नेचर होता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का वो कॉमन सील है, मतलब मैंने बताया था ना वो ऐसे रबर स्टैम्प नहीं, वो क्या स्टील का एक मोल्ड होता है, मैंने बताया था ना ऐसा टाइप का कुछ बोलता है शेप का, और ये ऐसा रहता है कुछ। ठीक है, और ये ऐसे बन के वो बनाया जाता है, इसको ऐसे करके होता है ये, और इसको आप जब प्रेस करके एक पेपर को यहाँ पर डाल के कंपनी के अंदर आप कॉमन सील को इनग्रेव करते हो। ठीक है, इसको डीम कर लिया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मतलब सर डीम्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लॉ के अंदर ना आपको कई बार इन शब्दों का जिक्र मिलेगा, इज डीम्ड टू बी, shall be deemed to be,
और डैश डैश ऐसे करके कई सारा आपको ना डीम बोल के शब्द मिलेगा। सर डीम मतलब क्या होता है? इस ऐसे चीजों को, ऐसे प्रोविजन जिसको ऐसे लिखा हुआ होता है, हम इसको बोलते हैं बेटा डीमिंग प्रोविजन। सर मतलब बताओ ना, क्या ये सब बता रहा हूँ। डीमिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है? वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, हम मान लेते हैं। इसका मतलब होता है हम मान लेंगे, यानी रादर लॉ मान लेगा, लॉ मान लेगा। ऐसा रियलिटी में नहीं होता, पर लॉ मान लेगा, लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि ऐसा है। ओ सर यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, एनी डॉक्यूमेंट हैविंग कॉमन सील इज डीम्ड टू बी साइंड बाय द कंपनी। भैया रियल में क्या कंपनी आकर के साइन करेगा? क्या रियल में कंपनी आकर के साइन करेगा? नहीं। लेकिन कोई आदमी अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा दिया कंपनी का, ऐसे करके ठप्पा मार दिया, भैया ये इसमें लगा करके ठप्पा मार दिया कॉमन सील का, ये मान लिया जाएगा एज इफ इस पे कंपनी ने खुद ने साइन किया है। भैया कंपनी खुद तो ऐसे साइन नहीं कर सकता ना, इसीलिए डीमिंग प्रोविजन डाल के बोला कि लॉ ये ना मान लेगा। ऐसा कई जगह आपको मिलेगा, लॉ मान लेते, डीमिंग प्रोविजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो लॉ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाते हैं। ठीक है सर, ये हम लोगों को ध्यान रहेगा। तो ये हमारा सवाल बन गया, बिल्कुल 8 नंबर का सवाल, बिल्कुल मसालेदार तैयार है। एग्जाम में सवाल पूछेगा भैया बताओ कैरेक्टरिस्टिक बताओ कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। भैया हमको 8 नंबर का पूछेगा, हम 16 नंबर के हिसाब से लिख के आ सकेंगे। सर प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, पी से तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, पूछो ही मत, इसके ऊपर तो अलग से 5 नंबर का नोट लिख करके आ सकते हैं। सर परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये होता है कि कभी भी मेंबर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, तो इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन केस ऑफ डेथ, फिर आपने एक एक चीज को समझा देना है। पहले डेथ का केस समझा देना है कि इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अ मेंबर हिज शेयर्स शैल वेस्ट विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। In case of insolvency of a member, his shares shall vest with the official assignee or official receiver. This process is known as transmission of shares. भैया इसको हम बोलेंगे transmission of shares। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इंश्योर्स कि डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, एग्जिस्टेंस या कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये एक हमारा इंडिविजुअली भी 4-5 नंबर का नोट तैयार हो गया। अगर एग्जाम में सवाल अलग से पूछा जाए परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर, जो पूछा भी गया है, और आपको इवैल्यूएट मतलब टोटल अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सवाल आ गया तो उसमें भी हम लिख करके आ सकते हैं। तो पी से प्लास्टिक का हो गया, पी परपेचुअल सक्सेशन। एस से हो गया, एल से क्या हो गया? एल से बताओ आप लोग में से कौन बताएगा मेरे को? लिमिटेड Limited लायबिलिटी। liability. लिमिटेड लायबिलिटी होता है बेटा, इसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना है। आने वाला टॉपिक मेरा पूरा इसी के ऊपर है, लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर ही चर्चा करना है। इंडिया के अंदर 99.99% कंपनीज की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर कुछ कंपनीज की अनलिमिटेड लायबिलिटी, कुछ कंपनीज की अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी होती है। सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, अगला ही टॉपिक हमारा डिस्कशन का यही है। तो एल से हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। सर ए से बताएंगे अभी आप लोग। आर्टिफिशियल पर्सन। Artificial person. चलो पहले किसने बोला? खुशबू। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझाएंगे। भैया artificial person means it's not a natural person. वेरी गुड। It cannot walk. It cannot it does not possess any characteristics of a natural person, and most importantly, it is not fictitious. It has its presence only in the eyes of law. एक्सीलेंट, शाबाश, बिल्कुल सही बोला। देखो इन्होंने एग्जैक्टली वो नहीं बोला जो मैंने लिखा है, लेकिन जो मैंने लिखाया है उसके भावनाओं को एग्जैक्ट बोल दिया है। भैया यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मैंने बता दिया। इस आंसर में आप जब लिखोगे तो मैंने आपको कीवर्ड्स बताया। जैसे मैं अगर आपको बोलूं परपेचुअल सक्सेशन, जब भी लिखोगे परपेचुअल सक्सेशन में मैंने बताया अगर इसके ऊपर नोट आएगा तो आपने ये वर्ड्स को ध्यान से लिखना है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, आप चाहे तो इसको अलग से मार्क भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर लिखते वक्त आपने सिर्फ एक बात ध्यान करना है कि ट्रांसफर वर्ड यूज मत करना, वेस्ट वर्ड यूज कर देना। वेस्ट एक सिनोनिम की तरह होता है ट्रांसफर का, हम ट्रांसफर शब्द को यूज नहीं करके वेस्ट शब्द को यूज कर देंगे, तो हमारा आंसर का फ्रेमिंग बहुत सुंदर बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे का जितना भी पॉइंट है आपने सिर्फ समझना है और बाकी अपने मन से बना के लिखना है। आपको खाली ये हेडिंग याद होना चाहिए। अगर ये हेडिंग याद है, अंदर का आप अपने मन से बना के लिखते आओ, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। ओ ठीक है सर। अब हम लोगों ने बात कर लिया आर्टिफिशियल पर्सन का। अब एस से मेरे को बताएगा अभिषेक। अभिषेक एस से बताएंगे, एस से क्या था एक बता देना। सेपरेट लीगल एंटिटी। वेरी गुड, कह रहे सर सेपरेट लीगल एंटिटी। थोड़ा बताएंगे अंदर का भी, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? Sir, separate legal entity is further divided into 3 parts like separate legal entity, separate नहीं management बेटा and separate. नहीं, सेपरेट वाला पॉइंट इज डिवाइडेड, इसमें सब कुछ अलग होता है।
कंपनी के अंदर सब कुछ अलग होता है। ये सेपरेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, separate management and Very good. separate property. ये दूसरा हो गया, इसमें मैनेजमेंट भी अलग होता है, और तीसरा हो गया प्रॉपर्टी भी अलग होता है। ठीक है, अब बताएं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? Sir, in this, a company is a legal person which is distinct from its member. It has its own identity which is distinct from the identity of the members. शाबाश। चलो नेक्स्ट, मोहित मेरे को बताएंगे सेपरेट मैनेजमेंट की बात। यस सर। सर सेपरेट मैनेजमेंट मतलब एक कंपनी, सर एक मिनट, हाँ हाँ प्लीज। एक मिनट सर। डे टू डे अफेयर्स, ऐसी कुछ शब्द हमने पढ़ी थी। सर यस सर, नहीं मैं गेट में कोई आ गया सर। द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम, द मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम द कंपनीज डे टू डे अफेयर्स एंड नहीं, इन केस ऑफ अ कंपनी, इसमें आपने ये बोलना है कि भैया कंपनी के केस में जो डे टू डे अफेयर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स मैनेज नहीं करते। मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कौन करता है डे टू डे अफेयर्स में? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, डायरेक्टर बोल दो, डायरेक्टर्स बोर्ड बोल सकते हैं। यस सर। और लास्ट में लिखना है कि भैया अगर बोर्ड डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो क्या अल्टीमेट कंट्रोल बोर्ड का होता है? क्या हम ये बोल दें अल्टीमेट कंट्रोल बोर्ड का होता है? नो सर, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? क्योंकि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं मेंबर्स। वेरी गुड, दे कैन बी अपॉइंटेड और दे कैन बी रिमूव्ड और दे कैन बी चेंज्ड बाय द मेंबर्स, देयरफॉर अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? मेंबर्स का। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई और बच्चा प्रॉपर्टी के बारे में कौन बोलेगा? बताओ, सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में कौन बोलेगा? जी मनीषा। Company owns or enjoy property in its own name. वेरी गुड, ओन नेम में अपना प्रॉपर्टी रखता है। Members are not the owners of the property. Very good. Company's property. कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है खुद का नाम पे होता है। मेंबर्स लोग इसका कोई ओनरशिप ओन करके नहीं रखता कंपनी के प्रॉपर्टी का। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये भी हो गया सेपरेट। तो प्लास्टिक के अंदर हमने PLAS तक की बात कर ली भैया। परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक सेकंड, किसी का क्वेरी था जी। सर अगर कंपनी का प्रॉपर्टी उसका खुद का नाम से होता है तो सर मान लीजिए कंपनी में आग लग गया, कुछ हो गया, तो उसको इंश्योरेंस का क्या होगा सर? उसका बेटा कंपनी उसके ऊपर एक केस लॉ हमको करना है कि क्या इंश्योरेंस किसके नाम पे होता है। इसके ऊपर एक केस लॉ है, मक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा। ये हमारे सिलेबस में। ठीक है, टी से बता रहे थे, पुनीत बता रहे थे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। भैया कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी में तो बिंदास करो भैया, मैं रिलायंस के ट्रेड करता हूं, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कुछ किंतु परंतु रहता है, रिस्ट्रिक्शंस रहती है ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर। सर क्यों? बताएं, मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको ओवरऑल लॉजिक दे देता हूं। क्या होता है ना, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज बेसिकली किन केस में शुरू किया जाता है? मैं जब अपना पैसा लगा रहा हूं कंपनी के अंदर, और मैं 3 दोस्त हम लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, मैं, आप और कोई एक जन है जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम लोग 3 मैनेज भी कर रहे हैं, हम 3 का पैसा भी लगा हुआ है। अब कल को मोहित आप किसी और को अपना शेयर बेच दो तो क्या हम लोग दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती कि जो हम 2 दोस्त काम करें? क्योंकि भैया ऑल ऑफ अ सडन हमारा मालिक के शेयर में और एक जन आ जाएगा पंगा करने के लिए, तो हमको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम आर्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जनरली क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई मेंबर किसी को शेयर बेचेगा तो वो पहले हम लोग को बोलेगा, जो बाकी मेंबर है उनको बोलेगा। बाकी मेंबर में से अगर कोई अग्री कर जाए तो पहले उसको बेचेगा, और अगर कोई अग्री नहीं करता तब किसी आउटसाइडर को बेचेगा। ये सब अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारा एक टॉपिक आएगा प्राइवेट कंपनी, उसमें बेहतरीन तरीके से 3-4 क्लास लगाएंगे, 4-5 घंटे का डिस्कशन आराम से होगा, सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है? ओके सर, ठीक है। टी से हमने ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर ली। सर आई से तो बड़ा ही सिंपल है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, यानी कि इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब जन्म दिया जाता है लॉ के द्वारा, एज पर द प्रोसीजर ऑफ कंपनीज एक्ट
13। उसके बाद 13। सी क्या, तो कॉमन सील हो गया। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया कि भैया सिग्नेचर हो गया ये कंपनी सिग्नेचर का, ऑफ कंपनी। खुद से साइन नहीं कर सकते। ऑफिशियल सिग्नेचर हो गया का कंपनी का। लॉर्ड मान लेगा अगर किसी डॉक्यूमेंट में कॉमन सील है, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन साइंड बाय द कंपनी। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हो गया। यहां तक सब लोग बताएंगे अगर क्लियर है, और थोड़ा बहुत आपको बेसिकली प्लास्टिक का पॉइंट्स याद रखने में आपको हेल्प हुआ है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ भैया Yes, clear। sir. वेरी वेरी गुड। चलो, किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत यहाँ तक? नहीं मैं नो No, सर। sir. नो सर। अगर 8 लाख का है भाई 7 होगा क्या? गौरव एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को? सर फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये 7 पॉइंट्स कितने से होगा? 1 लाख का क्या है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 7 पॉइंट्स लिखने से होगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क सर नहीं, 8 8 मार्क का क्वेश्चन आया तो ओके। देखो 8 मार्क का क्वेश्चन के लिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि आप 8 पॉइंट्स तक लिख के आ जाओ, चलेगा। अगर आप चाहते हो तो ज्यादा लिख कर आना, ज्यादा भी लिख सकता है। मेरा सजेशन ये होता है कि आपको जितना याद हो उतना लिख करके आ जाओ। आप बहुत ज्यादा लेंदी मत करो, थोड़ा थोड़ा समझा के सारे पॉइंट्स को लिख करके आ जाओ जितना सकते हो, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है? ओके सर। ठीक है, जितना आता है लिख के आ जाओ। बाकी 8 तक लिख देने से भी ठीक है, हमने तो सारा ही कर लिया, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने सारा कर लिया, ठीक है? चलो, इसके बाद हम ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर रहे थे। हमने कहा कि सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होता है? Unlimited. अनलिमिटेड। Unlimited. कंपनी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी? Limited. एक्सटेंड ऑफ Limited. शेयर कैपिटल। वेरी गुड, लिमिटेड। लेकिन क्या हर केस में लिमिटेड होता है? अगर मैं बोलूं नहीं लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज लिमिटेड, क्या मैं ये बोलूं तो नहीं सही होगा? नहीं No. आंसर इज नहीं, हमेशा सही नहीं होता। अनलिमिटेड कंपनीज का भी कंसेप्ट होता है दुनिया के अंदर। 99.9% कंपनीज आपको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ मिलेंगी, लेकिन 0.1% कंपनीज आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी मिल जाएंगी, ठीक है? तो लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड नहीं, द आंसर इज नहीं, हमेशा लिमिटेड नहीं होता। तो हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की क्लासिफिकेशन करेंगे। अलग अलग तरह से हम कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं। पहले हम क्लासिफाई करते हैं लायबिलिटी के बेसिस पे। तो हम कहते हैं भैया कुछ कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी की होती हैं और कुछ कंपनीज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कुछ कंपनीज की लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, कुछ कंपनीज की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओ सर, लिमिटेड के अंदर में हमारा 2 तरह की क्लासिफिकेशन होता है। एक हम बोलते हैं भैया वो कंपनियां जो शेयर कैपिटल द्वारा लिमिटेड होती है, दूसरी लायबिलिटी जिनकी गारंटी द्वारा लिमिटेड होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि कंपनी की क्लासिफिकेशन को आप कैसे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो हम कहते हैं भैया 2 तरह की लायबिलिटी होती है। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर भी 2 प्रकार की बातें होती है। पहला होता है शेयर कैपिटल द्वारा लिमिट, यानी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, और सेकंड होता है लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये सब शेयर कैपिटल वाले चीज तो अभी आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज्यादा इसमें समझाना होगा। शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल की लिमिट क्या होती है, किसी को इसमें दिक्कत है पहले वो बता दो। No, नो sir. सर। नो सर। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, किसी को इसमें दिक्कत है तो पहले वो बता दो। सो थोड़ा सा मैं उसके में भी डिस्कशन करूंगा, हालांकि अकाउंट्स में आप लोगों ने कर लिया होगा ये बात। वेरी गुड, किसी ने भी नहीं कहा कि कोई दिक्कत है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं मैं कि एक कंपनी है CID प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? इसके अंदर ACP प्रद्युमन ने 10,000 शेयर्स ले रखे हैं ₹10 ईच के। 10,000 शेयर्स ले रखे हैं ₹10 ईच के। ACP प्रद्युमन ने 10 रुपए पेड अप कर रखा है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, पेड अप वैल्यू भी 10 रुपया है। मैं बताऊं कि लायबिलिटी ऑफ द ACP प्रद्युमन की लायबिलिटी कितनी बची है, रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी है? Zero. जीरो जीरो। वेरी वेरी गुड, सभी ने कहा 0। सर क्यों 0? क्योंकि सर देखो ना, नॉमिनल वैल्यू इतना था, मतलब शेयर होल्डर से एक कितना मंगवा सकते थे? 10,000 शेयर्स पे सिर्फ 10 रुपया मंगा सकते थे। ACP प्रद्युमन ने 10 रुपया पेड अप कर दिया है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि भैया सर वो ब्रैकेट में जो है स्पेसिफिक टर्म है, ये बोले हो अभिषेक, कौन सी ब्रैकेट में आप बोल रहे हो?
जो ब्रैकेट में जो नंबर है वो कुछ स्पेसिफिक टर्म है, बिल्कुल वो एक स्पेसिफिक टर्म है। देखो हमारे एक्ट में आपको बता दूंगा, मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा, आप 1 मिनट रुको, अभी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाली चीजें क्या है, टू क्लॉज 22 बोलते हैं, 2 क्लॉज 21 बोलते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्या होता है ये, ठीक है सर। अगर मैं सेकंड सिचुएशन में आपसे पूछूं कि अब एसीपी प्रद्युमन ने सिर्फ 6 रुपए पेड अप कर रखे हैं 10,000 शेयर्स पे, अब कितनी लायबिलिटी हो जाएगी सर? 4 4 रुपए सर। 10,000 है तो 40,000 होना चाहिए, 40,000। ठीक है, 40,000 इनकी लायबिलिटी होगी। तो अगर मैं आपको अंग्रेजी बोलूं, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे कि भैया लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, तो आपका डेफिनेशन सिंपल होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मींस अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मींस अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू अमाउंट unpaid, limited to the amount unpaid on the shares held by a member. By the member. सर ये क्या बोलते, भारी बोल दिया आप तो, मैं लिखवा भी दूंगा, आप चिंता नहीं करना, मैं सिर्फ एक बार ऊपर से बताया, मैं सब अच्छे से बता दूंगा, लिखवा दूंगा, कोई चिंता नहीं भैया। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब वो कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कितने अमाउंट तक, ऑन द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, भैया जितने का शेयर्स तुमने हेल्ड कर रखा है उसमें जितना अनपेड अमाउंट है तुम्हारी लायबिलिटी उतनी ही होगी। तो ये तो मैंने कुछ पुरानी बातें करी है, अकाउंट से रिलेटेड बातें करी, इसमें तो कोई चर्चा वाली बात मुझको दिक्कत है नहीं, ये आपने ऑलरेडी अकाउंट्स में कर रखा होगा। जी साहब, हमने बिल्कुल अकाउंट्स में ये कर रखा है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत दूसरे वाली, अच्छा चलो इसको तो छोड़ते हैं, अभी हम इस पे आते हैं। सर सेकंड पॉइंट हमको दिक्कत आती है यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये आप लोगों ने कम सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा होगा? सर कितनों ने ये सुन रखा है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? कोई है जिसने ये सुन रखा है? अच्छा 3 लोगों ने सुना, अरे क्या बात है, 3 लोगों ने हैंड रेस किया सर, 4 लोगों ने हैंड रेस किया है, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने वेरी वेरी गुड, काफी एक मेजॉरिटी लोगों ने कहा, इनफैक्ट मेजर लोगों ने कहा कि हमने सुन रखा है, ग्रेट। खुशबू आप बताना चाहेंगे कि ये गारंटी किस चिड़िया का नाम है? सर गारंटी मतलब कि दिस लायबिलिटी ओनली अराइजेस एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर ये दूसरे तरह की कंपनियां होती है, ये दूसरे तरह की कंपनियां होती है जहां पर इनिशियली अगर एसीपी प्रद्युमन सीआईडी प्राइवेट लिमिटेड ये गारंटी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी अगर है ना, तो इसमें एसीपी प्रद्युमन इनिशियली कोई पैसा पे नहीं करता, शेयर कैपिटल नहीं है भैया, गारंटी कंपनी इनिशियली कोई पैसा पे नहीं करता, लेकिन एसीपी ना एक वादा करेगा, ये वादा करेगा एसीपी, सुनो ना, देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से और एसीपी कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। अब ये कंपनी है, बूढ़ा हो गया बेचारा, सीआईडी प्राइवेट लिमिटेड, ये कैसा कंपनी है? मान लो अगर मैं बोलूं कि ये कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तब तो भैया सिंपल है, ये इसको शेयर देगा और ये बोलेगा कि भैया शेयर के करस्पॉन्डिंग जितना रुपया है उतना मैं तुमको पे करूंगा, ठीक है। तो शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो उतना तक मैं तुमको पे कर दूंगा, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सेकंड वाले केस में क्या होता है, अगर ये गारंटी कंपनी है, इसका नेचर कैसा है, ये अगर एक गारंटी कंपनी है ना, तो एसीबी बोलेगा शुरू में तो तुमको मैं दूंगा ठेंगा, ये ठेंगा देगा, कुछ नहीं दूंगा शुरू में, तो शुरू में कितना रुपया देगा, शेयर्स नहीं होगा, इनिशियली कितना अमाउंट पे करेगा नहीं, लेकिन ये एक वादा करेगा, ये वादा करेगा। ओ सर क्या वादा करेगा? ये एक वादा करेगा कंपनी को कि कंपनी जिस दिन तुम मरेगा, जिस दिन तुम मरोगे, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, बस ये वादा करेगा। इनिशियली पैसा 1 रुपया नहीं देना। गारंटी कंपनी इज यूज्ड फॉर टेकिंग लोन्स एंड गुड्स ऑन क्रेडिट एज इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी। बात करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे कुशल। पहले मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सुनो, एसीपी ने कहा कि साहब शुरू में तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, शुरू में तुमको सिर्फ एक वादा करूंगा, शुरू में सिर्फ वादा करूंगा कि जिस दिन तुम मरेगा कंपनी तुमको हम 10 लाख देगा, बस यही होता है गारंटी कंपनी। ओ
सर यही होता है गारंटी। शेयर कैपिटल में क्या होता है, शुरू में कंपनी वाला आपको शेयर देगा, सुना होगा ना बच्चा, इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी, शुरू में कंपनी हमको शेयर देगा, हम कंपनी को पैसा देगा, एक हाथ से शेयर दो, एक हाथ से पैसा लो। लेकिन गारंटी कंपनी में सिर्फ वादा देगा और पैसे के नाम पे कुछ नहीं देगा। ओ ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तो एसीपी का लाइबिलिटी कितना होगा, मैं अगर बोलूं लाइबिलिटी, सब लोग चैट में लिख के बताएंगे प्लीज। अगर मैं आपसे पूछूं लाइबिलिटी ऑफ एसीपी प्रद्युमन इज लिमिटेड टू, कितना बोलूंगा, कितना लाइबिलिटी होगा इसका, मैक्सिमम कंपनी इससे कितना पैसा मांग सकता है। वेरी गुड, सब लोगों ने जितनों ने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, और सभी ने इकट्ठा लिखा है सर 10 लाख रुपए मांग सकते हैं, मैक्सिमम तो 10 लाख ही मांग सकता है। भगवान भी धरती पर आ जाए 1 रुपया ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं मांग सकेगा, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का ही तो वचन किया। ओ ठीक है, ठीक है। अब सर इंग्लिश बताओ, इंग्लिश भी तो हमको एग्जाम में क्या पूछेगा, हमको डेफिनेशन पूछ सकता है। डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। दूसरा हमको एग्जाम में पूछ सकते हैं, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी हम लिखाएगा, अभी सिर्फ सुनना है। दूसरा आपसे पूछ सकेगा डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो बेटा शुरुआत हमेशा दोनों ने एक ही चीज से करना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मीन्स अ कंपनी, इधर भी यही शुरुआत करना है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी। ओ शुरुआत ऐसे ही करना है बेटा, शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही करनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मीन्स अ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी। इसके आगे डेफिनेशन लिखना है। शेयर कैपिटल में तो सिंपल है, इन विच लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited to, in which liability, in which, सेम लाइन देखो ना, हमने सेम लाइन इधर भी कॉपी पेस्ट कर देना, in which liability of the members is limited to। तो बेटा अब डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा, मैं क्या करा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पुरानी बातें रिकैप करा रहा हूं। देखो डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मींस अ कंपनी, और यहां होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू, इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी बातें सब ऊपर करके करने, बोलो ना हाँ कि ना, किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर लिमिटेड कितना होगा, इट इज लिमिटेड टू, अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय हिम। ठीक है, a company limited by share capital means a company in which liability of the members is limited to the amount unpaid on the shares held by him। बस इतना डेफिनेशन बन गया मेरा। लेकिन अगर मैं गारंटी कंपनी, तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने लॉ मेकर्स ने ना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दे दिया। सर यहाँ डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अमाउंट, जो वादा किया था भैया, अमाउंट लिमिटेड टू द अमाउंट जो वादा किया था। ठीक है, कि मरोगे तब देंगे, यही तो था ना, मरोगे तब देंगे, कि जब तुम मरोगे तब इतना अमाउंट देंगे। तो बेटा इसका अमाउंट क्या लिखा, वादा, वादा के जगह शब्द यूज किया इन्होंने, अमाउंट ही अंडरटेक्स, इन्होंने शब्द यूज किया अमाउंट ही अंडरटेक्स, ये वादा का जगह शब्द यूज किया, ये कीवर्ड बन गया आपके डेफिनेशन का। अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओ अब मरोगे तब देंगे, हमने बताया था, मरने को हम बोल देते हैं कि भैया वाइंडिंग अप आपका हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है,
in event of company wound up, in event of company being wound up. Oh, simple. Company limited by guarantee means a company in which the liability of the members is limited to amount he undertakes, जो वादा किया था, ही वादा किया था उसने, अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स, कि भैया तुम्हारी संपत्ति के अंदर हम इतना पैसा दे देंगे, अमाउंट ही कंट्रीब्यूट्स टू एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। सर क्या ऐसे लिख के आना पड़ेगा? देखो अब मैं बताता हूँ, सुनो, लॉ के अंदर ना ये सारी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 22 और सेक्शन 2 क्लॉज 21 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। तो आपने लॉ के इन बातों को ना कीवर्ड्स मानते हुए ऐसे लिखना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें वर्ड्स है जो आपको ज्यादा याद रखना है, जो कीवर्ड्स है। सर कीवर्ड्स इसके अंदर मैंने क्या बताया था? इसके अंदर मैंने आपको कीवर्ड्स बताया, अंडरटेक्स, अमाउंट, ये वाला पार्ट ही बस कीवर्ड है, इसके आगे तो बेटा सेम सेम है, आगे तो कुछ मेहनत ही नहीं। अमाउंट ही अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। ये दो लाइन को ना बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आना है आपको। ओ, अब हम इतना बार इसको रिकैप करवा देंगे ना, इतना बार इसको पढ़ा देगा, इतना बार इसको रिवाइज करा देगा, ये आराम से याद हो जाएगा। ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आपने अच्छे से याद रखना है। ओ, तो आप अब ने क्या, अभी हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा, आज बस इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ा मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ, आप लोग कोई लीव मत करना प्लीज, 5 मिनट लगेगा, मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ। मैंने आज के सेशन में आपको सबसे पहले तो 8 नंबर का एक सवाल के लिए तैयारी कराया प्लास्टिक का। उसके अंदर मैंने आपको लाइबिलिटी लिमिटेड वाली पॉइंट को पेंडिंग रखा है। हमने कहा कि इसके अंदर हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो हमने डिस्कस किया कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, लिमिटेड के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है शेयर कैपिटल के द्वारा, एक होती है गारंटी के द्वारा। इन दोनों की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कंपनीज एक्ट इसका डेफिनेशन क्या बोलता है भैया। शेयर कैपिटल के लिए बोलता है कि शेयर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ये तो भैया क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, कंपनी जिसकी लिमिटेड है लाइबिलिटी बाय शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या हो गया भैया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मींस अ कंपनी, ऐसी कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू, भैया लाइबिलिटी लिमिटेड है कितने तक? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बस इसका कीवर्ड क्या बना? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बाकी आप अपना बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं कि भैया एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बात खत्म। लेकिन गारंटी कंपनी जब बोलते हैं तो गारंटी कंपनी के अंदर हमको डेफिनेशन बोलना होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the amount he undertakes, he जो इसने वादा किया भैया, he undertakes to contribute to the assets of the company in the event of company being wound up. He amount he undertakes to contribute to the assets in event of company being wound up. Amount that he undertakes, वादा किया to the contribute to the assets of the company in the event of company being wound up, ये इसकी liability होती है। तो हमने एक चीज और मैं बस जाते जाते बोलना चाह रहा हूँ, आज के सेशन में इतना ही रखने वाले हैं, बस जाते जाते मैं एक चीज आप लोग के साथ और डिस्कस कर लेता हूँ